अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू किस तरह से लेंगे अपने पेशेंट से। तो इंटरव्यू को लेने का भी एक ख़ास तरीका है और एक कुछ ख़ास चीज़ें होती है जिसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से तरीके हैं, अब उसके हवाले से यहाँ पर बात करेंगे। इन्वायरमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। So the nurse should conduct the assessment in an environment that is comfortable, private, and safe for both the client and the nurse. An environment that is fairly quiet with fair few distractions allow the client to give his or her full attention to the interview। ठीक है, इसके साथ साथ conducting the interview in a place such as conference room assure the client that no one will overhear what is being discussed। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंटरेक्शन है, आपकी जो असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या हो, वो सक्सेसफुल हो, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, एक ऐसा माहौल आपने बनाना होगा जहाँ पर नर्स के साथ साथ पेशेंट जो है वो भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। ठीक है, अपने आप को जो है सेफ महसूस करे, अपनी जो प्राइवेसी है उसको सेफ महसूस करे। तो इस वजह से नर्स और क्लाइंट दोनों जो है फिर क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे और इसी तरह से पेशेंट जो है वो फिर नर्सेस के साथ कोऑपरेट करेंगे और इंटरव्यू जो है वो फिर क्या होगी, इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? Okay, good. The nurse should not choose an isolated location for the interview, however, particularly if the client is unknown to the nurse or has history of any threatening behavior. The nurse must ensure the safety of self and client even if that means another person is present during the assessment। ठीक है, इसके साथ साथ नर्स ने जो है ऐसे माहौल या ऐसे एरिया को चूज ना नहीं करना होगा जो कि बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल आइसोलेटेड हो, मतलब दूसरे जगह से वो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों को बिल्कुल नर्स ने जो है इंटरव्यू के लिए चूज ना नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट जो है वो भी फिर खौफ में मुब्तला होंगे कि ये नर्स ने जो है हमें किस जगह जो है बुला लिया है और ये किस तरह की जगह है जहाँ पर बिल्कुल खामोशी है और यहाँ पर लोग भी नहीं है, तो वो भी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लाइंट के बारे में शक हो, ठीक है, कि इसकी जो ज़हनी हालत है वो ठीक नहीं है या इससे पहले इसने पेशेंट नर्सिस के साथ जो है वो किसी किस्म का रूड बिहेवियर किया था, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को चाहिए कि वो अपने सेफ्टी के लिए और पेशेंट की सेफ्टी के लिए अपने साथ दूसरे स्टाफ मेंबर को भी ले जाए। ठीक है, और दोनों जो है मिलकर वो क्या करे, इंटरव्यू करे अपने पेशेंट से और उनसे इंटरव्यू करते हुए अपना जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको मुकम्मल करे। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है और आप इनकी इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू आप उनसे लेने वाले हैं, तो आपने अकेले इंटरव्यू नहीं लेना होगा बल्कि आपने जो है अपने साथ अपने स्टाफ मेंबर को करना होगा, क्योंकि बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पेशेंट जो है वो नर्सिस पर अटैक कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है अपने साथ जो है लाजमी तौर पर आपने स्टाफ नर्स को रखना होगा। इनपुट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। If family members, friends, or caregiver have accompanied the client, the nurse should obtain their perception of the client's behavior and emotional state. How this is done depend on the situation। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पेशेंट के साथ कोई फ्रेंड आया हुआ हो, ठीक है, एज अटेंडेंट के तौर पर या फैमिली मेंबर एज अटेंडेंट के तौर पर आए हो, ठीक है, जो कि उनका ख्याल रख रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर उनके फ्रेंड या जो फैमिली मेम्बर है उनसे भी उनके पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है या उनकी जो बिहेवियर और इमोशनल स्टेट है उसके हवाले से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उनसे भी उनके परसेप्शन जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपने पेशेंट के हेल्थ, इमोशनल और बिहेवियर स्टेटस के बारे में। ठीक है,
तो ये फिर डिपेंड करता है उस टाइम उस सिचुएशन पर कि किस तरह से आप उनकी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से क्वेश्चन करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। हाउ टू फ्रेज क्वेश्चन, ठीक है, आपने किस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपने उनसे पूछने हैं, तो इसके हवाले से यहाँ पर अब हम बात करेंगे। द नर्स में यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्टार्ट द असेसमेंट। जब भी नर्स असेसमेंट स्टार्ट करेंगे तो असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले नर्सेज जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ओपन एंडेड क्वेश्चन के जरिए वो अपने असेसमेंट की शुरुआत करेंगे। डूइंग सो allow the client to begin as he or she feel comfortable and also give the nurse an idea about the client perception of his or her situation। जब नर्स उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की वजह से क्लाइंट जो है वो अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो इस वजह से वो फिर अपने आप अपने बारे में शुरू कर देते हैं, अपने स्टेटस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है नर्स के पास कि वो अपने क्लाइंट की जो परसेप्शन है अपने बारे में, क्लाइंट क्या सोचते हैं, क्या वो ख्याल करते हैं अपने बारे में, तो उनकी परसेप्शन को जानने के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका होता है जिसमें क्लाइंट अपने आप को क्या करता है, डिफाइन करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सही है। ये है ओपन एंडेड के एग्जाम्पल आ गए हैं, देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन आर एज फॉलो। कहते हैं कि व्हाट ब्रिंग यू हेयर टुडे। जैसे कि अक्सर औकात आपने बजाते खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट के आने के बाद जब आप उनसे पूछते हैं कि मतलब किस मकसद के लिए आप हॉस्पिटल आए हैं, तो आप उनको कहते हैं कि जी उनका नाम उनको बाय नेम पुकारते हुए आप कहते हैं कि जी आप बताएं कि आप यहाँ पर कैसे आए हुए हैं, आपको क्या मसला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपने कल खाना खाया था, तो इसका जवाब यस नो में आपके पास आएगा कि यस मैंने खाया था या नो नहीं खाया था, ठीक है। तो इसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद ऐसे सवालात जिसका जवाब आपको वजाहत के साथ मिले, तो इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। सही है। टेल मी व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू यू। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद जाहिर बात है वो पेशेंट उनको कहेगा कि मुझे इस इतने दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम के दौरान मुझ पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो आती है और मैं इस तरह से फील करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। तो इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसी तरह से हाउ कैन वी हेल्प यू, हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के एग्जाम्पल है। इसी तरह से if the client cannot organize his or her thoughts or has difficulty in answering open-ended question, the nurse may need to use more direct question to obtain information। जाहिरी बात है अगर आपके पेशेंट जो है वो बात करने में जो है हिचकिचा रहे हैं या बात करने में उनको किसी किस्म की दुश्वारी पेश आ रही है, तो जाहिर बात है फिर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन के बजाय हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन टेक्निक को यूज़ करेंगे, जिसके लिए उनको फिर वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट नो यस में वो हमें आंसर दे सकेंगे। सो क्वेश्चन नीड टू बी क्लियर, सिंपल एंड फोकस ऑन वन स्पेसिफिक बिहेवियर और सिम्टम। दे शुड नॉट काज द क्लाइंट टू रिमेंबर सेवरल थिंग्स एट वंस, ठीक है। इसी तरह से हम जो क्वेश्चन करेंगे पेशेंट से तो वो ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्लियर से मुराद ये है कि बिल्कुल वाजे होंगे, हर चीज़ उसमें वाजे होगी। सिंपल मतलब आसान अल्फाज में होंगे। फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर मतलब एक ख़ास बिहेवियर से रिलेटेड वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से उनको फिर सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से हमें फिर रिस्पॉन्स दे सकेंगे।
So the following are example of focus और close ended question. Focus या close ended question के example आप देख सकते हैं. कहते हैं कि how many hours did you sleep last night? जैसे कि उनसे पूछते हैं कि पिछली रात जो है आपने कितने घंटे नींद की थी या कितने घंटे जो है आपने अपनी नींद पूरी की थी. तो इसमें आपको वो सिंपली कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे सोया हुआ हूँ या 4 घंटे सोया हुआ हूँ या 18 घंटे सोया हुआ हूँ. ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोज या फोकस एंडेड क्वेश्चन है. इसी तरह से हैव यू बीन थिंकिंग अबाउट सुसाइड, क्या आप सुसाइड के बारे में सोचते हैं. तो इसमें दो ही रिस्पॉन्स आपको मिल सकते हैं, यस या नो. ठीक है, हैव हाउ मेनी मील्स अ डे डू यू ईट, आप पर डे के लिहाज से कितनी दफ़ा खाना जो है खाते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा. ठीक है, तो ये क्या है, ये फोकस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है. ठीक है, इस तरह के हमारे साथ फोकस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. The nurse should use a non-judgmental tone and language, particularly when asking about sensitive information such as drug or alcohol use, sexual behavior, abuse or violence and child rearing practices. ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास कोई सेंसिटिव टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, या सेंसिटिव डिजीजेस आते हैं, तो जब हम इन डिजीजेस के बारे में या इन टॉपिक्स के बारे में हम अपने क्लाइंट से बोल रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो हमारा जो टोन है, हमारे बात करने का जो टोन है, लहजा है, वो जजमेंटल या ख़ास नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम क्लाइंट के साथ जो है जजमेंटल टोन में करेंगे कि अच्छा जी, मतलब अच्छा जी आप ड्रग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो डर जाएगा. वो कहेगा कि अगर अब मैंने ये कह दिया तो ये नर्स जो है मुझ पर एफआईआर काटने वाला है और मुझे जेल के अंदर जो है डालने वाला है. ठीक है, तो इस तरह के अंदाज में जो है हमने सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से जो है उनसे इस तरह के अंदाज में कभी भी हमने उनसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि उनसे जो है बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे कि अच्छा ड्रग और अल्कोहल क्या आप यूज़ करते हैं या नहीं, या किसी किस्म की तशद्दुद आपने अपने फैमिली मेम्बर या आप पर तो किसी किस्म की तशद्दुद लोगों ने नहीं किया. तो ये क्या है, ये नॉर्मल टोन है और नॉन जजमेंटल टोन है. ठीक है, जो कि सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से हम क्या करते हैं, हमने इसको यूज़ करना होगा. तो ऐसे अगर नॉन जजमेंटल टोन और लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे, तो फिर पेशेंट जो है वो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी हिचकिचाहट के हमें उसके हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. Using non-judgmental language tone avoid giving the client verbal clues to become defensive or not to not tell. अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं. यूजिंग नॉन जजमेंटल लैंग्वेज टोन अवॉइड गिविंग द क्लाइंट वर्बल क्लूज टू बिकम डिफेंसिव और टू नॉट टेल द ट्रुथ. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आस्किंग a client about his or her parenting role, the nurse should ask, what type of discipline do you use rather than how often do you physically punish your child. ठीक है, कहते हैं कि अगर हम नॉन जजमेंटल लैंग्वेज को जो है इसको हम क्या करें, इसको हम यूज़ करें. ठीक है, मतलब उसको जज करते हुए हम क्या करें, पेशेंट को सी सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से सवालात पूछेंगे, तो इसकी वजह से पेशेंट जो है वो खौफ का शिकार होंगे, वो डरेंगे और इसी तरह से वो फिर डिफेंसिव मूड में आएंगे और हमें हकीकत नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे. तो कहते हैं कि जब भी हम पेशेंट से किसी सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से उनसे हम बात कर रहे हो, उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हो और क्वेश्चन हम उनसे पूछ रहे हो, तो हमारे क्वेश्चन जो है पेरेंटिंग रोल के हवाले से, मतलब एज अ पेरेंट के तौर पर किस तरह से वो अपने बच्चों को डील कर रहे हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ डिसिप्लिन डू यू यूज़, आप किस तरह की तरबियत अपने बच्चे की कर रहे हैं. अगर इस क्वेश्चन के बजाय हम उनसे ये पूछे कि आप दिन में अपने बच्चे को कितनी दफ़ा पनिश करते हैं, कितनी दफ़ा आप उनको जो है मारते हैं, पीटते हैं. ठीक है, तो अगर इस तरह से हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो फिर हमें सच नहीं बताएंगे, वो फिर हमें जो है झूठ बताएंगे, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. तो हमारे
क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पेशेंट को जो है किसी किस्म का खौफ ना हो उस क्वेश्चन के जवाब देने में, ठीक है। तो नॉन जजमेंटल टोन हमने यूज करना होगा। The first question is more likely to produce honest and accurate information, and the second question gives the impression that the physical discipline is wrong and it may cause the client to respond dishonestly, ठीक है। कहते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि आप किस तरह की तरबियत अपने बच्चे को देना पसंद करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इसमें ज़्यादा जो है वो पेशेंट अपनी जो ऑनेस्टी है, ठीक है, और अपनी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे बनिस्बत दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे तो उनको फिर ये महसूस होगा कि ये मारना पीटना जो है ये अच्छी बात नहीं है और ये जो है बहुत बड़ी गुनाह है या बहुत बड़ा जो है जुर्म है, तो इस वजह से वो फिर ऑनेस्टी का मज़ाहिरा नहीं करेंगे, वो फिर आपको सच नहीं बताएंगे। तो बुनियादी मकसद इस पैराग्राफ का यही था कि जब भी हम अपने क्लाइंट के साथ किसी सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, जिसमें आपके पास अगर ड्रग्स वगैरह है, नशा आवर चीज़ें हैं, ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसके अलावा जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारे साथ एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो ऐसे अंदाज में हम उनसे बात करेंगे जो कि नॉन जजमेंटल हो, ठीक है, जिसमें हमारे पेशेंट को ये महसूस ना हो कि हमारे जो नर्स हैं वो हमें जज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे कि उसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। कंटेंट ऑफ असेसमेंट। अच्छा, जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो असेसमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट के हवाले से पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम अपने पेशेंट की जो जनरल अपीयरेंस है और जो मोटर बिहेवियर्स है उसको देखते हैं। जनरल अपीयरेंस से मुराद ये है कि बज़ाहिर वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जो मोटर बिहेवियर है मतलब वो नॉर्मली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, ये देखते हैं। इसके साथ साथ उनके मूड्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है, थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट किस तरह से वो सोचते हैं, सेंसरियम एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस को देखते हैं, जजमेंट एंड इंसाइट, इसके साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रूल एंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, इसके हवाले से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसको आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल एंड सेल्फ केयर कंसर्न। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में हम पेशेंट के हवाले से जो एज है उनकी एज से रिलेटेड डेटा गैदर करते हैं। इसके साथ उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। उनके जो कल्चर रस्म व रिवाज है उसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। स्पिरिचुअल बिलीव मतलब आया वो मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रख रहा है, ठीक है। तो उसके हवाले से हम क्या करेंगे, डेटा गैदर करेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस हिस्ट्री को भी मालूम करेंगे। मतलब ये है कि अगर पेशेंट किसी बीमारी के साथ आए हुए हैं तो उनसे हम पूछेंगे कि ये बीमारी क्या आपको इससे पहले हुई थी या नहीं। अगर हुई थी तो इस बीमारी के लिए आपने किस तरह के मेडिसिन यूज़ किए थे या नहीं। अगर किए थे तो किस तरह के यूज़ किए थे, कितने मंथ्स के लिए आपने यूज़ किए थे, आया अब भी वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस हिस्ट्री में आ जाती है। तो हिस्ट्री में हम इन चीज़ों के हवाले से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। सही है। अच्छा जी, अब आपको वो सब कुछ बताया जा रहा है जो कि मैंने आपको बताया कि द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज हिज और हर फैमिली में प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द क्लाइंट करंट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, has the client experienced similar difficulties in the past? Has the client been admitted to the hospital? And if so, what was the experience like? ठीक है, कहते हैं कि जब हम क्लाइंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से उनके फैमिली मेम्बर से ले रहे होते हैं, तो
हिस्ट्री लेते हुए हमें पेशेंट की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जो है जानकारी मिल जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया क्या आपको ये बीमारी पहले कभी हुई थी, अगर हुई थी तो इसके लिए आप क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अगर हुए थे तो उस टाइम आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे थे, फील कर रहे थे, तो ये क्या है, ये हमारे साथ पास्ट या प्रीवियस हिस्ट्री में आ जाती है। इसी तरह से अ फैमिली हिस्ट्री दैट इज पॉजिटिव फॉर अल्कोहलिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर और सुसाइड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंक्रीज द क्लाइंट रिस्क फॉर दिस प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर एक ऐसी फैमिली हिस्ट्री आपको मिले कि जिसमें पहले भी कुछ लोगों ने जो है मतलब शराब नोशी की हो या चर्स बंग वगैरह यूज़ किया हुआ हो या बाइपोलर डिसऑर्डर के कोई पेशेंट उसमें आपको देखने को मिले हो या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की हो, तो ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो फिर क्या होते हैं, रिस्क में होते हैं, ख़तरे में होते हैं कि वो भी इस तरह का कोई स्टेप जो है किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, उनको क्या होता है, खदशा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें हर चीज़ के बारे में क्या हो, मुकम्मल जानकारी हो और हम सही तरीके से अपने पेशेंट को क्या कर सके, डील कर सके। The client chronologic agent, sorry, chronologic age and developmental stage are important factor in the psychosocial assessment. The nurse evaluate the client age and developmental level for congruence with expected norms. For example, a client may be struggling with personal identity and attempting to achieve independence from his or her parent. कहते हैं कि इसके साथ साथ हम अपने क्लाइंट की जो क्रोनोलॉजिक एज है, ठीक है, मतलब उनकी जो असल रियल एज है और उनके जो जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है, तो उसके हवाले से भी हम क्या करेंगे, साइको सोशल असेसमेंट करेंगे। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एरिक एरिक्सन मॉडल है जिसमें आपको जो इंडिविजुअल हैं उनके मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में आपको बताया गया है कि न्यूनेट स्टेज में क्या होता है, ठीक है, इन्फेंसी में क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, एडल्टहुड में क्या होता है, टीनेजर में क्या होता है, और इसी तरह से ओल्ड एज में किस तरह की चेंजेस या डेवलपमेंट होती है, ठीक है, या डिक्लिनेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस में आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसके बारे में हम साइको सोशल असेसमेंट में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की जो एज है, ठीक है, आया वो उनके डेवलपमेंट के मुताबिक चल रही है, एज के मुताबिक क्लाइंट की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र के लिहाज से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी जो आदतें होती है, उनका जो रवैया होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, तो वो बच्चों वाला होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनका ये हाल हो जाता है। मतलब एक फैक्टर तो ये है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन ना करने की वजह से उनकी जो सोच है वो बच्चों वाली रह जाती है। दूसरा ये है कि फैमिली की वजह से उन पर मुसलसल प्रेशर होने की वजह से वो खुद से जो काम करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटीज़ होती है तो वो डिप्रेस रह जाती है और वो फिर ग्रोथ नहीं कर पाती और इसी तरह से वो बच्चा जो है फिर हमेशा बच्चा ही रहता है और उन्हें हमेशा फिर वालिदैन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कभी भी वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं बनते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो है खुद से काम करने की जो है उनको परमिशन दें, उनको जो है थोड़ा-सा मोटिवेट किया करें, उनको जो है सपोर्ट किया करें कि वो अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको एनकरेज करें, ना कि आप उनको रोकें कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, आप जो है इस तरह से ना करें। डिस्करेज जो है आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। अगर काम अच्छा है तो अच्छे काम में हमेशा आपने जो है अपने बच्चों को एनकरेज करना है ताकि उनकी मेंटल ग्रोथ के साथ-साथ उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो भी हो और इसके साथ-साथ उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनमें जो खसूसियात पैदा है, ठीक है, या पाई जाती है, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी वो इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इस तरह से बच्चे जो है वो फिर मेंटली तौर पर फिर स्ट्रॉन्ग होंगे और किसी किस्म की कमी का शिकार वो फिर नहीं होंगे। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए